गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन सेट को आगे बढ़ाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप लोग सबको मालूम है कि एग्ज़ाम और सिर्फ एक हफ्ता के आसपास ही बाकी बचा हुआ है, ज़्यादा टाइम आपके हाथ में नहीं है। तो दोस्तों, ये जो टाइम है बहुत ही प्रीशियस टाइम है हर एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि इसी टाइम में जो जैसा ही आपका दिमाग रहेगा, आपका परफॉर्मेंस, आपका चाहे प्रिपरेशन कुछ भी हो, लेकिन आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है इस जो पीक टाइम अभी जो चल रहा है, अभी से लेके एग्ज़ाम हॉल से निकलने, जो आप निकलेंगे एग्ज़ाम देने के बाद जो हॉल से निकल के बाहर आएंगे, तब तक जो टाइम अभी बचा हुआ है, ये टाइम बहुत ही मायने रखता है आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा एग्ज़ाम में। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों। जैसे मैं फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्ट किया था और किस्मत के वजह से, भगवान की कृपा से, माता पिता के और मेरा सब वेल विशर के वजह से एक ही टाइम में क्लियर किया एग्ज़ाम को। तो जो मेरा कुछ एक्सपीरियंस रहा है एग्ज़ाम के दौरान, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, जो ये अभी जो टाइम चल रहा है, जो कि अभी एक हफ्ता के आसपास ही बचा हुआ है या थोड़ा 7-8-9 दिन के आसपास बचा हुआ है एग्ज़ाम का, तो अभी से लेके जब एग्ज़ाम हॉल में घुसेंगे तब तक के बीच में कैसा रहता है आपका मानसिक जो संतुलन, आपका जो मेंटली कैसे आप रहते हैं, उसके बीच में क्या क्या गलतियां होती है और किसको हमको सुधारना है, उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं जो अपना एक्सपीरियंस है आपको टिप्स देना चाहूँगा, जो मैं हमेशा हर किसी एग्ज़ाम में मैं अप्लाई करता हूँ। और दूसरी बात, जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर हम लोग घुसेंगे, जो 2-3 घंटा हमारे हाथ में रहेगा, उस टाइम के बीच हमारा मेंटल कंडीशन को हमको कैसा रखना है ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस हम लोग दे सकें, ये दोनों चीज़ को मैं बहुत ही प्रीशियस मानता हूँ। क्योंकि इस दोनों चीज़ में थोड़ा बहुत जो अंतर है और जो डिफ़िकल्टीज आता है दिमाग के लिए और हम लोग का सोच को कांस्टेंट रखने के लिए, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे ताकि आपको बहुत ही प्रॉफिट रहेगा। क्योंकि तैयारी तो हर कोई करता है, और ये आप मान लीजिए कि आप जितना भी कोशिश कीजिए, जितना भी तैयारी कीजिए, ये जो टाइम है और एग्ज़ाम हॉल घुसने के बाद उस आपका दिमाग का संतुलन हमेशा बिगड़ने के मूड में रहता है, और इसको हमको ऑन सक्सेस करने को हमेशा कोशिश करना चाहिए। तो कैसे करेंगे? आप लोग तो बोलेंगे कि बोलना बहुत इजी है, लेकिन उसको निभा पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं हमेशा 100% आपके साथ हूँ कि ऐसा ही होता है, लेकिन इसके लिए क्या करना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात है कि अभी जो पीरियड चल रहा है, मान लीजिए अभी 8-9 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम हॉल को घुसने पहले तक, क्या डिफ़िकल्टी आता है? पहली बात कि जब भी आप अपना कुछ फ्रेंड सर्कल के बीच में हो या फिर आप कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़े हुए हों एग्ज़ाम रिलेटेड, तो उसमें क्या होता है कि कुछ नया क्वेश्चन आ जाता है जो कि आप कभी इसके बारे में पहले सोचे ही नहीं, उसके बारे में कभी डिस्कस किए ही नहीं या फिर पढ़ाई किए भी नहीं। तो उस टाइप का जब क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप अभी एक लाइन में चले हुए हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ तक मैं प्रिपेयर कर लिया, ये सब चीज़ मैं पढ़ लिया हूँ, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपका एक माइंडसेट बना हुआ है। और इस टाइम के बीच जब आप एक नया क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप फिर मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं कि अरे यार, बहुत सारे चीज़ मैं अभी तक कवर नहीं किया हूँ, बहुत चीज़ बाकी छूट गया है मेरे से। तो दोस्तों, इस टाइम के बीच सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि आप अब अगर कुछ नया क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बीच में हो सकता है कोई दोस्त आपको बताया या फिर कोई सीनियर आपको बताया, आपका ऑफिस का, आपका माइंस का जो असिस्टेंट मैनेजर्स लोग हैं, या फिर कोई
आपका वेल विशर कुछ नया क्वेश्चन पूछ ले कि अरे इसके बारे में पढ़ाई किया कि नहीं, इसका तैयारी किया कि नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप का सजेशंस भी आते रहते हैं। तो डेफिनेटली आप उस सब सजेशंस को अच्छे तरीके से सुन के उसके ऊपर काम कीजिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना जो खुद का एक आप रोड मैप बनाए हुए हैं कि मैं अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये पढ़ाई करूँगा, ये इस वीक के दौरान ये पढ़ाई करूँगा और एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए जाऊँगा। आपका जो रूटीन आप खुद मेंटली बनाए हुए हैं उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। मेरा कहना का मतलब ये है, मान लीजिए आप प्लान किए हैं कि ठीक है अभी जो आने वाला 3 दिन के अंदर मेरे को 8 रूल रेगुलेशन कवर करना है, फिर नेक्स्ट जो 2-3 दिन बचेगा उसके अंदर मेरे को बीटी रूल, रेस्क्यू रूल, सर्कुलर्स, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, फास्ट एड, ये सब चीज़ को मैं कवर अप करूँगा। तो एक वीक या 8-9 दिन के अंदर मेरा टोटल जो हमारा दिया हुआ है, क्या उसको क्या बोलते हैं, सिलेबस जो दिया हुआ है मैं कवर कर लूँगा। मान लीजिए ये आपका माइंडसेट है। जैसा भी मैं ये एक एग्जांपल के तरफ से बोल रहा हूँ, मान लीजिए ये आपका माइंडसेट है, तो इस माइंडसेट को कभी मत डिस्टर्ब कीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपका माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाएगा तो जितना भी आप लोग हजम कर चुके हैं, जितना भी आप परसीव कर चुके हैं, जितना भी आप ज्ञान ले चुके हैं अपने अंदर, वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, वह सब कन्फ्यूजन मोड में आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, जब भी नया क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है कहीं पे भी आपका ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल के बीच में, सीनियर्स के साथ, तो उस जो नया क्वेश्चंस को आप एक सेपरेट टाइम दीजिए। सेपरेट टाइम यानी कि मान लीजिए आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों के बीच कुछ नया क्वेश्चंस के बारे में जिसको कि आप पहले कवर नहीं किए हैं, तो उसका आंसर, उसका एनालिसिस सब करके उसको एक सेपरेट नोट बनाइए और अपना जो मेन जो आपका जो माइंडसेट है कि मैं ये कवर करूँगा इतने दिन के ऊपर, उसके ऊपर काम कीजिए। और उसको छोड़ के बाकी जो टाइम बचता है, मान लीजिए आप प्लान किए हैं कि आज शाम को मैं माइंड्स आर्ट कंप्लीट करूँगा, और शाम के टाइम ऐसा टाइम हो गया कि कुछ फ्रेंड सर्कल मिल गए और वो लोग डिस्कस किए कि आज हम बीटी रूल के ऊपर क्या प्रोबेबल क्वेश्चन सेट हो सकता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको मना कर देना है कि मैं आपका डिस्कशन में शामिल नहीं होऊंगा। आप अगर शामिल नहीं होंगे तो आप जितना भी प्रिपेयर हुए हैं उसके अंदर सीमित हो जाएंगे। आप ज़रूर उस ग्रुप डिस्कशन में शामिल होइए, लेकिन क्योंकि आपका टारगेट था कि शाम को मेरे को माइंड्स एक्ट कंप्लीट करना है और एक बार रिवाइज करना है, तो वो सब कंप्लीट करने के बाद फिर माइंड को स्टेबल कर लीजिए। भूल जाइए कि मैं क्या शाम को डिस्कशन किया था। मान लीजिए रात 9-10 बजे तक आप डिस्कशन कर लिए सिर्फ बीटी रूल का, जो कि ग्रुप डिस्कशन था फ्रेंड सर्कल में, तो ठीक है। जैसे 10 बज जाएगा, आप रूम में अभी अकेले हो गए, तो वो जो डिस्कशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मैं कुछ डिस्कशन किया था, वो माइंड से नहीं हटेगा। लेकिन आप अगर उसमें सीमित हो गए और पोस्टपोन कर दिया, आपका जो प्रोग्राम था कि माइंड्स एक्ट को आज मेरे को कंप्लीट करना है, उसको अगर पोस्टपोन कर लिए, इसका मतलब आपका जो रूट में आप था एग्ज़ाम तक पहुंचने का, क्या क्या मैं पढ़ाई करूंगा, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। आप ज़रूर, मैं 100% श्योर दूंगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो रूट में आप तो डिस्टर्ब हो गया, आप माइंड्स एक्ट फिर कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल जो आएगा, फिर कल के लिए आप प्रिपेयर किए थे कि मैं एमएमआर या फिर सीएमआर कवर करूंगा, तो आप उसके ऊपर जब जोर देंगे फिर माइंड्स एक्ट के लिए आप टाइम नहीं बचा पाएंगे। फिर लास्ट में ऐसा टाइम हो जाएगा कि आप माइंड्स एक्ट को जितना पढ़े थे बस और रिवाइज ही नहीं कर पाए। फिर एग्जाम के टाइम में क्या होगा कि आप पढ़ाई किए थे अच्छे से माइंड्स एक्ट को, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो हमेशा कन्फ्यूजन मोड में रहेंगे कि जब ऑप्शंस देखेंगे ABCDE, तो आपको ए भी लगेगा अरे ये तो पढ़ा था मैं, ये तो हाँ, ये तो इस टाइप का, मतलब हमेशा कन्फ्यूजन ही रहेंगे। आपका एक बार दिमाग परसीव कर लिया कि मैं इसको रिवाइज करना मेरे को चाहिए, तो उसको आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको स्किप कर लिए किसी भी रीजन के वजह से हो, तो आप लिख लीजिए मेरे से कि कन्फ्यूजन मोड हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो 8-9 दिन के आसपास जो दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए,
इसके बीच में पहले आप एक रूट मैप बनाइए। रूट मैप यानी कि मेरे को ये जो प्रीशियस टाइम बचा हुआ है 8-9 दिन का, कितने दिन में मैं कौन सा टॉपिक को और एक बार अच्छे से रिवाइज करूँगा। रूट मैप बना लिए और इसके बीच में ज़रूर आपको कुछ नया सजेशंस, कुछ नया क्वेश्चन किसी ग्रुप में हो, किसी किताब में हो, किसी फ्रेंड सर्कल के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और इसी टाइम जो क्वेश्चन पहुंचता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप तो जितना पढ़ाई किए हैं, रिवाइज जो पहले पढ़ाई किए हैं वो तो आपके पास है ऑलरेडी। आप अगर थोड़ा जोर डालेंगे वो सब याद आ जाएगा। लेकिन जो नया क्वेश्चन मिल रहा है ये तो पहले कभी सोचे नहीं थे आप, इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन में भी कहीं पे है करके, तो उसको रिसीव करना बहुत ज़रूरी है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए, लेकिन आपका रूट में आपको डिस्टर्ब करने बिना। अगर उसको आप टाइम दे रहे हैं तो उसको कवर करके फिर आप अपना चैनल में खो जाइए, यानी कि अपना जो रूट मैप है उसके हिसाब से चलिए। तो क्या होगा कि आप जितना पढ़ाई किए थे उसका भी रिवाइज हो गया, प्लस जो नया क्वेश्चन, कुछ नया मसाला जो मिल रहा है, नया कुछ जो आइटम्स जो कि आप कवर नहीं किए तो जो मिल रहा है एक्स्ट्रा वो भी कवर हो जाएगा। तो आपका रूट में आपको कभी डिस्टर्ब मत कीजिए इस पीक पीरियड में। ये हो गया पहला। दूसरा चीज़ क्या है, जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर घुसेंगे, डेफिनेटली आप अगर पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, इससे पहले आपका एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा कि अपना घर में, अपना क्वार्टर में अपने खुद का किताब नोट्स के साथ आप जब प्रिपेयर करते हैं, जो क्वेश्चन जिसका ऑप्शन आप देख के तुरंत बता देते हैं आंसर, वही क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में कंप्यूटर का मॉनिटर में दिखता है तो आपका सोचने का, आपका समझने का, आपका एनालिसिस करने का जो तरीका है डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों डिस्टर्ब हो जाता है? क्योंकि वही सेम चीज़ को जब आप किताब में, नोट में, अपना खुद का कॉपी में जब देखते हैं और उस सेम चीज़ को जब मॉनिटर के ऊपर देखते हैं तो चीज़ें अलग अलग दिखता है। क्यों? क्योंकि आपका खुद का राइटिंग है, या फिर अगर किसी किताब में देख रहे हैं तो उसको बार बार देख के उसके साथ आपका एक जान पहचान टाइप का माहौल हो जाता है किताब के साथ, क्योंकि किस पेज में किस एरिया में क्या लिखा हुआ है आपको थोड़ा बहुत याद रह जाता है। तो उसको जब देखते हैं उस क्वेश्चन को आप तुरंत आंसर दे देते हैं। लेकिन जब मॉनिटर के ऊपर सेम क्वेश्चन को दिखते हैं, क्योंकि एरिया नया होता है, माहौल अलग होता है और अपना जो क्यूरोसिटी एक रहता है कि एग्ज़ाम पास करने का, तो उसके बीच में अब खुद का जो एनालिसिस का जो कैपेसिटी है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसमें क्या करना है, ये तो आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, ये तो आप जानते हैं कि ऐसा होता है। तो करना क्या है? करना ये है दोस्तों, चाहे बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, मैं भी देखा हूँ, मैं भी एक्सपीरियंस करता हूँ, एग्ज़ाम हॉल के अंदर घुसने से पहले कुछ प्रोसीजर्स रहता है, फॉर्मेलिटीज़ रहता है, जैसे आई कार्ड चेक करना हो या फिर जो अलग अलग, या फिर आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँच के और आधा घंटा के अंदर हॉल के अंदर घुसना है। तो उस टाइम में क्या होता है कि आपका दूसरा माइंड से कुछ फ्रेंड्स मिल गए, कुछ सीनियर्स मिल गए, तो उनके साथ बातचीत, ये सब का माहौल रहता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर घुसने से आधा एक घंटा, पौने घंटा से के पहले। तो उस टाइम में क्या होता है, कुछ नया दोस्त, अरे तू इसके बारे में पढ़ाई किया कि नहीं, ये क्वेश्चन जानता है कि नहीं, जो डिस्कशन होता है उसमें क्या होता है, दिमाग में जो जोर डालते हैं ना, उस चीज़ को कुछ क्वेश्चन पूछ लिया उसका आंसर मालूम करने के लिए, तो उस टाइम में आपका मेंटली डिस्टर्ब रहना अनिवार्य हो जाता है। तो उस टाइम में मैं सजेशन दूंगा कि पहले जितना पढ़ाई कर लिए, एग्ज़ाम के आधा घंटा से पहले दिमाग को हमेशा खुला रखिए। खुला कैसे रखेंगे, इसके ऊपर नो डिस्कशन। आपको लगना नहीं चाहिए कि मैं कुछ एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये पास करना है, आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ पार्ट छोड़ दिया हूँ, मेरे से छूट गया है, उसको भी किस तरीके से अगर कवर अप कर लूँ तो मेरा परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो एग्ज़ाम का
आधा एक घंटा पहले जो एग्ज़ाम हॉल के बाहर आप दोस्तों का फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, तो उस टाइम में दूसरे चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, कैसा है, कहाँ काम करता है, कौन सा पोजीशन में है, ये सब बारे में डिस्कस कर लीजिए। लेकिन किसी भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बारे में आप दिमाग मत घुमाइए, क्योंकि अगर उसके बीच में घुस जाएंगे ना, फिर आपका मेंटली एक जो वाइब्रेशन होता है उससे आपका पहले जो प्रिपेयर हुए हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप माइंड को ऐसे रखिए कि जैसे मान लीजिए मैं कहीं घूमने गया हूँ। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, आपको ऐसे दिमाग में रखना चाहिए कि मान लीजिए मैं एक एग्जामिनर हूँ। आप ऐसे मतलब किसी को बोलिए मत, क्योंकि ये प्राउड वाला चीज़ होता है। प्राउडनेस मत दिखाइए, आपका खुद का अंदर, खुद का दिल, जैसे 3 इडियट्स मूवी में बोलता है ना कि हमेशा अपना दिल को मतलब छोटा बच्चा टाइप का ट्रीट करना चाहिए, उस टाइप का आप हमेशा ये दिमाग में रखिए। मतलब खुद को अपने आप इस चीज़ को महसूस कीजिए कि मैं एक खुद एक माइंस मैनेजर हूँ, या सॉरी फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास एग्ज़ाम देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं पास कर चुका हूँ। उस टाइप का दिमाग में रखिए। अभी क्या करना है, किसी एक आदमी को मेरे को गाइड करने के लिए मैं आया हूँ, इस टाइप का दिमाग में रखिए। इस टाइप का दिमाग में जब रखेंगे तो आपका दिल कमज़ोर नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि मैं जैसे गेस्ट फैकल्टी टाइप का आता है ना, गेस्ट फैकल्टी लोग क्या होता है कि उनको चीज़ सब मालूम है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बोलते रहे कि मैं सब पढ़ लिया हूँ, मेरे को सब, ऐसा नहीं, लेकिन दिमाग को वही चीज़ चाहिए। आप उस टाइम में दिमाग में ये रखिए कि ठीक है, मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ, मेरे को एग्ज़ाम देना नहीं है, मैं किसी को गाइड करने के लिए आया हूँ। जब इस टाइप का दिमाग मेंटालिटी आपका रहेगा, तो अब आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो उसका एनालिसिस करके आंसर देने के लिए आप नहीं आए हैं, बल्कि उसका एनालिसिस करके किसको समझाने के लिए आए हैं। जैसे अगर दिमाग में आपका रहेगा तो आपका जो एक इंटरनल वाइब्रेशन होता है कि एग्ज़ाम हो गया, पास करूंगा कि नहीं, कितना क्वेश्चन का सही आंसर दिया, ये सब के बीच में आप उलझेंगे नहीं। आप तुरंत क्वेश्चन देख के उसको एनालिसिस करके आप सही आंसर को अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। तो इस टाइप का होने से क्या होता है, और एक चीज़ होता है दोस्तों, जैसे आप जो CBT एग्ज़ाम दे चुके हैं पहले, अगर नहीं दिए हैं तो उनके लिए भी बोल रहा हूँ, अगर पहले से दे भी चुके हैं तो उनको तो अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस है। तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो जितना भी क्वेश्चन आएगा, 150, 100 या 150 जितना भी क्वेश्चन आएगा, इस बार तो पैटर्न चेंज हुआ है जितना भी क्वेश्चन आएगा तो पहले क्या कर लीजिए, एक से लेके मतलब जितना आ रहा है, मतलब एक नंबर क्वेश्चन आया स्क्रीन के ऊपर, अगर उसका सही आंसर मालूम है, आंसर दे दिए। 2 नंबर क्वेश्चन आया, उसका सही आंसर आया, दे दिए। तीसरा क्वेश्चन आया, उसका आंसर ठीक से नहीं आ रहा है, लग रहा है कि ये सही है, ये सही है, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का है, तो उसके बीच में उलझ मत जाइए, आपको उसको मार्क कर देना है। जैसे मार्क ऑन मार्क का फंडा है ना, उसमें मार्क ऑन मार्क का फंडा क्या है कि मार्क अगर कर रहे हैं मतलब आप रिव्यू में रख रहे हैं, आप आंसर आप कुछ दे रहे हैं लेकिन अंडर रिव्यू, मतलब इसके एग्जाम के 100 या 150 क्वेश्चन के बाद फिर एक बार आपको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आप 100% उस आंसर से सहमत नहीं है। तो जो रिव्यू में रख रहे हैं उसको उसी टाइम में रिव्यू मत कीजिए, ठीक है। जो पहले आ रहा है उसको दे दीजिए, पहले जितना आपका सही आंसर मालूम है उसका आंसर दे दीजिए। फिर जिसको मार्क करके रख रहे हैं, मतलब जिसको अंडर रिव्यू में रखे हुए हैं, एक बार सब कंप्लीट होने के बाद उस रिव्यू क्वेश्चन को अभी एनालिसिस कीजिए। तो उस टाइम में दूसरा तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो कैसा करना पड़ेगा, जैसे होता है ना, मान लीजिए 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन में से सही आंसर चुनना है, एक क्वेश्चन का 4 या 5 ऑप्शन का। तो उस टाइम में आपको क्या करना है कि सही आंसर तो आपको पता नहीं है, क्योंकि अगर पता होता तो एक बार में आप कंप्लीट कर लेते। आपको अभी डाउट आ रहा है कि उसमें से 2 ऑप्शन को लग रहा है सही आंसर, तो उस टाइम में क्या कीजिए, जो 5 ऑप्शन है उसमें से पहले आप अलग मेथड अप्लाई करके जो आपको गलत लग रहा है पहले उसको चुनिए। मान लीजिए ABCDE 5 ऑप्शन है, और A और C के बीच में आपको कन्फ्यूजन है, तो बाकी जो बचा ऑप्शन BDE उसको देखना ही नहीं। मान लीजिए भूल जाए कि ऑप्शन है, अभी आया A और C, ये दोनों में से आपको कौन सा एक लग रहा है कि सही है,
आप उस टाइम में एनालिसिस कीजिए कौन सा सही है, नहीं कौन सा गलत है। और जो गलत आप लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है सही, इसको लग रहा है थोड़ा कम, मान लीजिए 60-40 लग रहा है, तो जिसको 60% लग रहा है कि ये सही है उसको छोड़ दीजिए। जिसको 40 लग रहा है ये गलत है, क्यों गलत हो सकता है उसके ऊपर एनालिसिस कीजिए। जब उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ, उस टाइम अगर इस टाइप का आप एनालिसिस करेंगे तो सही आंसर जो इसको आप 60% मानते हैं, वो 60% होने का वजह आपको मिल जाएगा कि क्यों मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा सही हो सकता है। वो वजह आपको ज़रूर मिल जाएगा किसी ना किसी रेफरेंस से, किसी ना किसी मतलब किस टाइप का रेफरेंस हो सकता है इसी क्वेश्चन को आप कहीं किसी दोस्त के साथ कभी डिस्कस कर रहे होंगे, मतलब 1-1.5 महीना पहले, तो उस टाइम वो दोस्त क्या बोला था या फिर वो किताब में क्या दिखा रहा था, वो इस टाइप का जब दिमाग में थोड़ा जोर डालेंगे तो जो गलत ऑप्शन आपको मतलब मिल जाएगा, तो सही आंसर ऑटोमेटिकली आपको उभर कर निकल आएगा। तो फिर आपको उस रिव्यू को हटा के उसको फिर टिक लगा देना है, यानी कि उसको सही आंसर चुन के आप आगे बढ़ना है। तो ये दो जो मैं आपको फंडामेंटल बताया, ये बहुत ज़रूरी है। ये फंडामेंटल से आप रहेंगे ना तो आपका दिमाग हमेशा खुला रहेगा, और आप एग्ज़ाम के बाद जो निकलेंगे, तो आप देखे होंगे बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जब एग्ज़ाम से निकल के उसी क्वेश्चन सेट को मान लीजिए बाद में देखते हैं तो उनको लगता है अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, सब में क्यों कंफ्यूज हो रहा था एग्ज़ाम हॉल में। क्यों होते थे? क्योंकि आपका जो एक दिमाग में वाइब्रेशन होता है कि एग्ज़ाम पास करने का, एग्ज़ाम हॉल में बैठने का, इतने सारे लोगों के बीच में मॉनिटर के ऊपर इतना सारा क्वेश्चन का सही आंसर देने का, आपको लगता है कि क्या होगा, एक जो अंदर ही अंदर एक जो रहता है ना क्यूरियोसिटी, उसी के वजह से आप सही आंसर भी गलत लिख देते हैं। इसीलिए ये सब चीज़ को मिनिमाइज कब कर पाएंगे? जब आपको ये डर ख़त्म हो जाएगा कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ। इसीलिए उस टाइम में आपको ये मेंटली फील करवाना है अपने आप को कि मैं किसी एग्ज़ाम देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो एक गेस्ट फैकल्टी हूँ जो कि कुछ अंदर में कुछ 50-60 बच्चे ये एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, मैं उनको गाइड करने के लिए आया हूँ। तो उस टाइम में आप उस दिमाग के साथ, उस सोच के साथ अगर बैठेंगे तो आपका परफॉर्मेंस, जो ओरिजिनल परफॉर्मेंस, जो घर का किताब के सामने, घर का अपना खुद का नोट के सामने बैठ के जो फीलिंग आता है, उसी फीलिंग को लाना है एग्ज़ाम हॉल में भी। ओके, तब आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को परफॉर्मेंस दे सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। दोस्तों, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन सेट, इन केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज मैक्सिमम मैटरनिटी लीव में बी अलाउड इज प्रेस्क्राइब्ड एज डैश। फीमेल एम्प्लॉय अगर माइंस में अवेलेबल है, यानी कि माइंस में कुछ फीमेल एम्प्लॉय एम्प्लॉयड है, तो उनको जो मैटरनिटी लीव मिलता है, मैटरनिटी लीव यानी कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको जो लीव अलाउ किया जाता है, तो मैक्सिमम कितना दिन के लिए उनको मैटरनिटी लीव अलाउ किया जा सकता है आज पर माइंस एक्ट? 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 6 वीक्स, 12 वीक्स। तो इसका सही आंसर क्या है? मैटरनिटी लीव जो मिलता है फीमेल एम्प्लॉय को कितना दिन के लिए मिलता है, ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसका जो सही आंसर है, अगर आप पढ़ेंगे माइंस रूल का सेक्शन 52 में, सेक्शन 52 में क्या लिखा हुआ है? एनुअल लीव विथ वेजेस, एनुअल लीव वेजेस। तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि फीमेल एम्प्लॉय का मैटरनिटी लीव मैक्सिमम 12 वीक्स के लिए अलाउ किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन डी में लिखा गया है। ओके, तो जब भी हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो अगर तुरंत उसका जो सेक्शन नंबर या रेगुलेशन नंबर या फिर रूल नंबर हमारा दिमाग में आ रहा है, तो मान लीजिए कि हमारा तैयारी ठीक हुआ है। तो उसी टाइप के से आपको याद करना है एग्ज़ाम हॉल में भी कि क्वेश्चन देखे तो ये कहाँ से आया है क्वेश्चन। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो पर्टिकुलरली जो टाइम बाउंड चीज़ें होता है ना, जैसे कौन सा रिटर्न कितने तारीख के अंदर भेजना है, तो इस टाइप के चीज़ें जो एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादातर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि बहुत सारे इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ऐसे जैसे आप जहाँ पे अभी हैं, यहाँ पे आपका क्वार्टर में, ऑफिस में अगर इस टाइप का कोई सवाल कोई पूछता है तो उसका आंसर तुरंत आप बता देते हैं। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में क्योंकि अलग टाइप का एक प्रेशर रहता है मेंटली, तो कन्फ्यूजन थोड़ा
आ जाता है। इसीलिए अगर सेक्शन नंबर के साथ या फिर अगर सेक्शन नंबर भी नहीं, मान लीजिए कहीं पे आप किसी नोट में भी पढ़ाई किए हैं या फिर कोई क्वेश्चन कुछ सर्कुलर के थ्रू आया है, तो अगर उस कहाँ से ये क्वेश्चन आया है और कहाँ आप इस चीज़ को पढ़े हैं या फिर देखे हैं या फिर सुने हैं, इस टाइप का चीज़ों को अगर याद करेंगे तो आपका आंसर भी गलत नहीं होगा, सही आंसर आप मतलब याद करके दे पाएंगे, ऑप्शन सही चुन पाएंगे आप। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12 वीक्स मैक्सिमम मैटरनिटी लीव अलाउड फॉर फीमेल एम्प्लॉयज इन ए माइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटिंग ऑफ अपीलेट मेडिकल बोर्ड इज हेल्ड ऑर्डिनरीली ऑन डैश। जो अपीलेट मेडिकल बोर्ड होता है ना, उसका जो मीटिंग कब होता है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, 15th ऑफ एवरी मंथ, 15th जनवरी, 15th अप्रैल, 15th जून एंड 15th अक्टूबर, 15th जनवरी, 15th अप्रैल, 15th जुलाई एंड 15th अक्टूबर। तो इसका सही आंसर क्या है, पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगा। ओके, ये आप तो बता देंगे, मेरे को मालूम है, ये सब छोटा छोटा चीज़ है, कुछ ज़्यादा मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे अपीलेट मेडिकल बोर्ड का मीटिंग कहाँ कब कब होता है, तो अपीलेट मेडिकल बोर्ड आप कहाँ ये वर्ड सुने हैं, कहाँ इसके बारे में पढ़ाई किए हैं, पहले आपको दिमाग में उस मतलब पहले आप वही सोचिए कि मैं ये चीज़ कहाँ पढ़ा हूँ। तो अपीलेट मेडिकल बोर्ड का जिक्र कहाँ किया गया है, माइन रूल 1955 में, जो 29 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट मेडिकल बोर्ड। पहले तो ये चीज़ है कि अपीलेट मेडिकल बोर्ड का काम क्या है। उसका काम यह है कि कोई भी आदमी माइंस में जो आईएमई या पीएमई के दौरान अनफिट पाया जाता है, तो वो फिर अपीलेट मेडिकल बोर्ड के द्वारा री एग्जामिनेशन करने होने के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए जो प्रोविज़न है 29J में लिखा गया है, अपील फॉर री एग्जामिनेशन, यानी कि जो आदमी अनफिट पाया वो फिर अप्लाई करेगा कि मैं अपीलेट मेडिकल बोर्ड के द्वारा री एग्जामिन होना चाहता हूँ। ओके, तो जब वो अपील करेगा कि मेरे को री एग्जामिन कीजिए अपीलेट मेडिकल बोर्ड के द्वारा, तो जब वो अपील देगा माइंस मैनेजर को, माइंस मैनेजर 30 दिन के अंदर फिर अरेंज करता है अपीलेट मेडिकल बोर्ड से री एग्जामिन करने के लिए। और उसका जो नोटिस, फर्स्ट नोटिस देता है फॉर्म क्यू में 15 दिन पहले, यानी कि जिस दिन फाइनल हुआ कि इस दिन अपीलेट मेडिकल बोर्ड के द्वारा वो कैंडिडेट एग्जामिन होगा, उस डेट से 15 दिन पहले मिनिमम फॉर्म क्यू में उसको नोटिस दिया जाता है कि आप इस तारीख को प्रेजेंट रहना, अपीलेट मेडिकल का द्वारा आपका री एग्जामिनेशन होगा। ये सब चीज़ कहाँ में लिखा हुआ है, माइंस रूल 1955 का रूल नंबर 29J में। फिर 29K में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट मेडिकल बोर्ड, अपीलेट मेडिकल बोर्ड में कौन कौन मेंबर रहते हैं। तो उसमें कौन कौन मेंबर रहते हैं, जो कन्वेनर रहते हैं बोर्ड का, वो कौन होते हैं, डीजीएमएस में एम्प्लॉयमेंट, डीजीएमएस का एम्प्लॉयमेंट में जो मेडिकल ऑफिसर है, कोई भी मेडिकल अफसर जो कि इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डीजीएमएस, वो रहते हैं कन्वेनर ऑफ द बोर्ड। और उनको छोड़ के जो मेंबर्स रहते हैं, एनी मेडिकल ऑफिसर ड्यूली क्वालिफाइड इन एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्वालिफिकेशन जिनका होगा, जिन मेडिकल ऑफिसर का, और वो फिर नॉमिनेटेड होते हैं चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा इन कंसल्टेशन विथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वो एक मेंबर के हिसाब से रहते हैं अपीलेट मेडिकल बोर्ड का। उनको छोड़ के और एक मेडिकल ऑफिसर जो कि ड्यूली क्वालिफाइड इन एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का मेडिकल में कार्यरत होना चाहिए, नॉट बिलो इन द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन। वो एक मेडिकल ऑफिसर भी रहते हैं अपीलेट मेडिकल बोर्ड का मेंबर के हिसाब से। तो ये सब चीज़ 29K में लिखा गया है। लेकिन इस अपीलेट मेडिकल बोर्ड का मीटिंग कहाँ होगा, ये 29K यानी कि या फिर माइंस रूल में भी नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा गया है। इसका जो आंसर है ये लिखा गया है एक सर्कुलर में। तो सर्कुलर में क्या लिखा गया है कि मीटिंग ऑफ अपीलेट मेडिकल बोर्ड इज ऑर्डिनरीली हेल्ड ऑन, मतलब इन जनरली उनका जो मीटिंग होता है 15 जनवरी, 15 अप्रैल, 15 जुलाई एंड
15 अक्टूबर को, जो कि ऑप्शन डी में लिखा गया है। ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसी टाइप का एनालिसिस कर करके आपको सही आंसर तक पहुंचना है, इसके बाद आंसर देना है। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा होगा कि इतना टाइम कहाँ मिलता है। टाइम मिलता है दोस्तों, हम लोग जो 3 घंटा मिलता है ना एग्जाम हॉल में, हाँ 3 घंटा जो मिलता है, अगर आप सही तैयारी किए हैं तो 3 घंटा सफिशिएंट है एनालिसिस करके आंसर देने के लिए। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, आपको तुरंत आंसर आ जाता है, आंसर दे देते हैं, फिर बाद में जब रिव्यू करते हैं फिर सही आंसर को भी कभी कभी चेंज करके फिर गलती कर देते हैं। तो आपका फंडामेंटल, जैसे मैं बताया कि जो सही आंसर आपको मालूम है पहले उसको कर दीजिए, फिर उसको देखना ही नहीं है। एक बार अच्छे तरीके से एनालिसिस करके सही आंसर दे दीजिए, फिर उसके तरफ मोड़ के भी मत देखिए। जिस चीज़ को आप मार्क करके रखे हैं कि रिव्यू करने के लिए, उसी चीज़ में दिमाग लगाइए, उसी में से कुछ अगर फिर आपका सही आंसर मिल गया, दे दिए, तो आपका जो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ बढ़ते हैं। Which statement is correct? Management shall permit workman inspector to inspect the mine at any time. A competent person shall accompany the workman inspector during his inspection. No disciplinary action shall be taken against workman inspector for pointing out defects. Only A and B, only A and C. Okay? तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इस स्टेटमेंट जो जितना दिया गया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, यानी कि ओनली ए एंड सी। बी, ए एंड सी में पहले क्या लिखा गया है? मैनेजमेंट शाल परमिट वर्कमैन इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द माइन एट एनी टाइम। ये तो सही बात है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर उसका मर्जी से कभी भी माइंस को इंस्पेक्ट कर सकता है, मैनेजमेंट उसके लिए परमिशन देगा। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट उनको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा कि नहीं आपको सुबह करना है या शाम को करना है या कि रात को करना है, ऐसे कुछ नहीं। वर्कमैन इंस्पेक्टर का मर्जी, वो कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसी तरह ऑप्शन सी, नो डिसिप्लिनरी एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट वर्कमैन इंस्पेक्टर फॉर पॉइंटिंग आउट डिफेक्ट्स। वर्कमैन इंस्पेक्टर अगर कुछ डिफेक्ट को पॉइंट आउट करता है तो उसका अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन माइन मैनेजमेंट नहीं ले सकता है, क्योंकि वर्कमैन इंस्पेक्टर का जो काम ही वह ऐसा है कि माइंस में कुछ अनसेफ कंडीशन उसका नज़र में आ रहा है, कुछ अनसेफ प्रैक्टिस आ रहा है, कोई भी डिफेक्ट्स उसका नज़र में आ रहा है तो रिपोर्ट करना, सजेशन देना रिमेडियल मेजर्स का, ये सब वर्कमैन इंस्पेक्टर का काम है। तो इसी के लिए उनका अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन माइन मैनेजमेंट नहीं ले सकता है। तो ये 2 ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी क्यों गलत है? ए कॉम्पिटेंट पर्सन शैल अकम्पनी द वर्कमैन इंस्पेक्टर ड्यूरिंग हिज इंस्पेक्टर। नो, एन ऑफिशियल शैल अकम्पनी द वर्कमैन इंस्पेक्टर ड्यूरिंग हिज इंस्पेक्शन। वो वर्कमैन इंस्पेक्टर का इंस्पेक्शन के दौरान कोई भी ऑफिशियल उनको असिस्ट करेंगे या फिर अकम्पनी करेंगे, कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं। ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन के बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस में? आप अगर उसका जो डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉम्पिटेंट पर्सन क्या है और ऑफिशियल क्या है, तो ऑफिशियल मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, ये तो आप सब जानते हैं। मतलब अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो ऑफिशियल का जो काम है वो सिर्फ सुपरवाइजरी इन नेचर, लेकिन जो कॉम्पिटेंट पर्सन का काम है वो हो सकता है सुपरविजन हो सकता है या फिर परफॉर्म भी हो सकता है। यानी कि कोई भी ऑपरेटर, जैसे डोजर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, एक्सकावेटर ऑपरेटर, ड्रिल ऑपरेटर, ये सभी कॉम्पिटेंट पर्सन है लेकिन ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि उन लोगों का काम परफॉर्म करना है, वो परफॉर्म करते हैं, सुपरवाइज नहीं करते हैं। तो अगर आप ये डेफिनेशन भी पढ़ेंगे तो ऑफिशियल मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय ऑनर एजेंट और मैनेजर टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन इन ए माइन। उनका काम है सुपरविजन करना, इंक्लूड्स माइन फोरमैन, माइन मेट, सर्वेयर, जैसे असिस्टेंट मैनेजर, ये सब ऑफिशियल में आता है। लेकिन ब्लास्टर एक कॉम्पिटेंट पर्सन है लेकिन ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि उसका काम सुपरवाइजरी नेचर नहीं रहता है, वो सिर्फ परफॉर्म करता है। तो इसीलिए वर्कमैन इंस्पेक्टर को कोई ऑफिशियल ही असिस्ट करेगा या फिर अकम्पनी करेगा ड्यूरिंग हिज इंस्पेक्शन, नॉट ए
कॉम्पिटेंट पर्सन। ओके, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज रॉन्ग, ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, नेक्स्ट, व्हिच सेक्शन स्पीक्स अबाउट नोटिस टू बी गिवन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन? कौन सा सेक्शन में नोटिस ऑफ माइनिंग ऑपरेशन के बारे में लिखा गया है? सेक्शन 12, सेक्शन 16, सेक्शन 21, सेक्शन 17। तो कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है नोटिस ऑफ माइनिंग ऑपरेशन? सेक्शन कितना? सेक्शन 16। सेक्शन 16 में क्या लिखा गया है? नोटिस टू बी गिवन ऑफ माइनिंग ऑपरेशन लिखा गया है ना सेक्शन 16 में। ऐसे भी एमएमआर में अगर देखेंगे नोटिस ऑफ ओपनिंग जो लिखा गया है ऑप्शन 3, वही तो नोटिस ऑफ माइनिंग ऑपरेशन है ना। तो एमएमआर में रेगुलेशन 3 में लिखा गया है, और सेक्शन अगर पूछ रहा है माइंस एक्ट के हिसाब से तो सेक्शन 16 में लिखा है। इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेक्शन 16 में ये लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियरेंस ऑफ लोएस्ट कंडक्टर अबव द रेस्ट बॉडी ऑफ बिगेस्ट साइज डंपर शैल नॉट बी लेस देन डैश। माइंस में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए कंडक्टर जाता है, ओवरहेड लाइन जाता है, ओवरहेड लाइन का जो लोएस्ट कंडक्टर रहता है, तो डंपर एक रेस्ट बॉडी कंडीशन में है, यानी कि उसका जो डंप बॉडी रेस्ट कंडीशन में है। मतलब जैसे डंपिंग के टाइम जिस कंडीशन में रहता है ना, उसका जो डंप बॉडी उस कंडीशन में है। तो रेस्ट बॉडी से लोएस्ट कंडक्टर का मिनिमम जो डिस्टेंस, मिनिमम क्लियरेंस कितना रहना चाहिए? 12 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 3 मीटर, 3 मीटर होना चाहिए। ये कहाँ का क्वेश्चन है? CEA 2010 का क्वेश्चन है। CEA में इसका 2 प्रोविज़न है। ये तो एक जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन के क्वेश्चन में कि डंपर का रेस्ट बॉडी से लोएस्ट कंडक्टर का मिनिमम गैप कितना रहना चाहिए? 3 मीटर रहना चाहिए। इसी तरह और एक भी प्रोविज़न है कि जो लोएस्ट कंडक्टर है उसका क्लियरेंस ग्राउंड से, यानी कि सरफेस से, जो सरफेस से ग्राउंड से 12 मीटर रहना चाहिए। ओके, तो 2 प्रोविज़न है कि ओवरहेड लाइन का लोएस्ट कंडक्टर कितना ऊपर रहना चाहिए। तो डंपर का रेस्ट, जो सबसे बड़ा डंपर है उसका डंप बॉडी को रेस्ट करके रखेंगे तो उसका वो जिस हाइट में रहेगा उससे मिनिमम 3 मीटर का गैप रहना चाहिए लोएस्ट कंडक्टर का। ये एक प्रोविज़न है। अगर ग्राउंड से पूछेगा तो मिनिमम 12 मीटर रहना चाहिए। ओके, तो इसका सही आंसर है 3 मीटर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्सिबल केबल शैल नॉट बी यूज्ड विथ अपैरेटस डैश। फ्लेक्सिबल केबल को कौन सा अपैरेटस के साथ हम लोग यूज नहीं कर सकते? ट्रांसपोर्टेबल अपैरेटस, पोर्टेबल अपैरेटस, बोथ ए एंड बी, इलेक्ट्रिकली ड्रिवन मशीनरी, एक्सेप्ट ए एंड बी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिकली ड्रिवन मशीनरी के साथ फ्लेक्सिबल केबल यूज होता है कि नहीं? होता है। कैसे? आप CA में पढ़े होंगे कि फ्लेक्सिबल केबल का लेंथ किस कंडीशन में कितना मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे बकेट व्हील एक्सकावेटर के साथ अगर यूज हो रहा है तो 1000 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरह इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड HEMM के साथ अगर यूज हो रहा है तो 300 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस टाइप का प्रोविजंस है ना। तो ट्रांसपोर्टेबल अपैरेटस के साथ तो यूज होता है, पोर्टेबल अपैरेटस के साथ भी यूज होता है, इलेक्ट्रिकली ड्रिवन मशीनरीज के साथ होता है, तो किसके साथ नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, यानी कि एक्सेप्ट ए एंड बी। ट्रांसपोर्टेबल अपैरेटस और पोर्टेबल अपैरेटस को छोड़ के, ओके, ट्रांसपोर्टेबल अपैरेटस और पोर्टेबल अपैरेटस को छोड़ के और किसी भी अपैरेटस में फ्लेक्सिबल केबल यूज नहीं होता है। ओके, तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी जो ऑप्शन सी में लिखा गया है वो लिखने से गलत हो जाएगा, यानी उसका मतलब ये हुआ कि पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल अपैरेटस में फ्लेक्सिबल केबल यूज नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ई में जो लिखा गया है एक्सेप्ट ए एंड बी, यानी कि ट्रांसपोर्टेबल अपैरेटस और पोर्टेबल अपैरेटस को छोड़ के, एक्सेप्ट लिखा है ना, ट्रांसपोर्टेबल अपैरेटस और पोर्टेबल अपैरेटस को छोड़ के और किसी भी अपैरेटस में फ्लेक्सिबल केबल यूज नहीं होता है या नहीं होना चाहिए एज पर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट शुड बी द एक्सियल हाइट फॉर सर्कुलर केबल्स ऑफ डायमीटर नॉट ग्रेटर देन 20 mm। इसका सही आंसर क्या है? सर्कुलर केबल का डायमीटर अगर 20 mm से ज़्यादा नहीं है तो उसका एक्सियल हाइट कितना होना चाहिए? इसका सही आंसर आपको CA 2010 में ही मिलेगा। इसका सही आंसर है 20 mm, जो कि ऑप्शन ए में लिखा गया है। इसी टाइप का 2 क्वेश्चन है, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, बोल रहा है कि सर्कुलर केबल का डायमीटर अगर 20 mm से ज़्यादा नहीं होता है तो एक्सियल हाइट कितना होगा, जिसका आंसर है 20 mm। उसका एक्सियल हाइट 20 mm होगा। उसी तरह और एक क्वेश्चन है कि सर्कुलर केबल का डायमीटर अगर 20 mm से ज़्यादा होता है तो एक्सियल हाइट कितना होगा, उसका सही आंसर होगा 25 mm। तो इस दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करके जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। ओके, और एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सर्कुलर केबल का डायमीटर अगर 20 mm से ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि मैक्सिमम 20 mm तक जितना भी सर्कुलर केबल हो, मैक्सिमम 20 mm तक डायमीटर वाले जितना भी सर्कुलर केबल, उसका एक्सियल हाइट 20 mm रहेगा। और अगर उसका डायमीटर 20 mm से ज़्यादा होता है तो उसका एक्सियल हाइट 25 mm रहेगा, यानी कि 25 mm रहेगा। समझ लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, जिस क्वेश्चन का आंसर ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा रिपीट करके इस वीडियो को फिर देखने से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि मैं ये प्रोविजंस कहाँ लिखा गया है, किस रूल के हिसाब से सब डिटेल में बता रहा हूँ। तो अगर कहीं पे भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा रिवाइंड करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, फेलियर टू अपॉइंट मैनेजर रिजल्ट्स इम्प्रिजनमेंट अप टू डैश एंड फाइन अप टू डैश। अगर किसी माइंस मैनेजर का अपॉइंटमेंट नहीं होता है तो कितना दिन का इम्प्रिजनमेंट और कितना रुपए तक फाइन का प्रोविज़न है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया? माइंस एक्ट में लिखा गया है। ये सब पेनल्टी एंड प्रोसीजर करके एक चैप्टर है ना माइंस एक्ट में, चैप्टर 9, उसमें ये सब रहेगा कि फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए क्या प्रोविज़न है, फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के लिए क्या पेनल्टी का प्रोविजंस है, ये जो माइंस मैनेजर अपॉइंट नहीं करने से क्या प्रोविज़न है। चैप्टर 9 में सब क्लियरली मेंशन्ड है। उसी चैप्टर 9 का सेक्शन नंबर 69 में फेलियर टू अपॉइंट मैनेजर करके एक सेक्शन है, 69, सेक्शन 69। उसी में क्लियरली मेंशन्ड है कि किसी भी माइंस अगर बिना मैनेजर के द्वारा रन कर रहा है, यानी माइंस चल रहा है बिना माइंस मैनेजर को अपॉइंट किए हुए, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months एंड फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 2500, यानी कि 2500 रुपये तक फाइन और 3 महीना तक इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न है, जो कि ऑप्शन डी में लिखा गया है। सेक्शन 69 को पढ़िए। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पर्सन बिलो डैश ईयर्स ऑफ एज शैल बी अलाउड टू वर्क इन ए माइन। क्वेश्चन में तो स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा गया है कि एक माइंस में मिनिमम कितना, मतलब कोई भी आदमी कितना साल से नीचे वाला आदमी को माइंस में आप लोग अलाउ नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ भी माइंस एक्ट का क्वेश्चन है, कहाँ लिखा गया है? ये क्वेश्चन का आंसर सेक्शन 45 में मिलेगा कि प्रोहिबिशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इन ए माइन। 18 साल से कम उम्र वाला कोई भी आदमी को माइंस में अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, सेक्शन 45। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 18 साल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल सरफेस स्ट्रक्चर्स एंड सपोर्ट्स विदिन ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम ऑल एंट्रेंसेस टू ए माइन शैल बी ऑफ इनकम्ब्यूस्टेबल मटेरियल। माइंस एंट्रेंस से कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के अंदर सभी जो ये होगा स्ट्रक्चर्स होगा और सपोर्ट्स होगा सब इनकम्ब्यूस्टेबल मटेरियल का होना चाहिए। कितना डिस्टेंस के अंदर, ये कहाँ मिलेगा आपको? पहले आप आंसर बताइए, फिर मैं बोलूँगा कि है इसका आंसर। आपको तो ये आंसर पता ही होगा, ये बहुत ही मतलब फेमस तो नहीं बोलूँगा, मतलब बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग भी, और आप बहुत सारे जगह भी पढ़ाई भी किए होंगे। इसका सही आंसर है 10 मीटर। कहाँ लिखा गया है ये सब चीज़?
आप अगर एमएमआर का मेटल-फेरस माइन रेगुलेशन का रेगुलेशन नंबर 119 यानी कि 119 पढ़ेंगे, प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर में ये सब चीज़ लिखा हुआ है कि ऑल सरफेस स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट्स विदिन ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ऑल एंट्रेंस टू ए माइन शैल बी ऑफ इनकम्बस्टिबल मटेरियल 10 मीटर। ओके, इसमें ये जो सेक्शन इसका आंसर है 10 मीटर जो कि ऑप्शन ए है। इस टाइप का और भी 2 क्वेश्चन उसी रेगुलेशन 119 में लिखा गया है। क्या क्या है कि ड्राई वेजिटेशन एंड डेड लीव्स यानी कि जो सूखा पत्ता और ड्राई वेजिटेशन, और जो मटेरियल को हमको 24 घंटे के अंदर यूज़ नहीं करना है उस टाइप का मटेरियल को हम स्टोर करके नहीं रख सकते माइंस के एंट्रेंस का 50 मीटर डिस्टेंस के अंदर, उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेड लीव्स एंड ड्राई वेजिटेशन शैल नॉट बी अलाउड टू अक्यूमुलेट और रिमेन एंड अदर combustible material other than which are required to use within a period of 24 hours shall not be stored। स्टोर हम लोग कर नहीं सकते विदिन ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर 15 मीटर फ्रॉम एनी एंट्रेंस टू ए माइन। माइंस का एंट्रेंस से 15 मीटर एरिया का डिस्टेंस का जितना एरिया होगा उतना एरिया में हम लोग डेड लीव्स एंड ड्राई वेजिटेशन को और जो मटेरियल को हम लोग को 24 घंटा यानी कि एक दिन के अंदर यूज नहीं करना है उसी टाइप का मटेरियल को स्टोर करके नहीं रख सकते। ये प्रोविजन में लिखा हुआ है 119 में रेगुलेशन नंबर। एमएमआर का बात कर रहा हूँ 1961 का। ओके, उसी तरह और एक क्वेश्चन है, नो पर्सन शैल लाइट ए फायर और परमिट टू बी लाइटेड ऑन द सरफेस विदिन ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम एनी एंट्रेंस टू ए माइन। माइंस का एंट्रेंस से 15 मीटर एरिया तक कोई भी आदमी आग नहीं लगाएगा, ना कि किसी को आग लगाने देगा। ओके, तो ये जो तीनों क्वेश्चन है ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन 119 का, इसको आप लोग को याद रखना है। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 10 हुआ और ड्राई वेजिटेशन एंड डेड लीव का केस से 15 मीटर और जो कोई भी आदमी आग नहीं लगा सकता है माइंस एंट्रेंस का 15 मीटर एरिया में। तो ये तीनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन there should have at least dash person having practical experience in any metalliferous mines। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का मतलब कितना मेंबर का मिनिमम कितना मेंबर का किसी भी मेटलिफेरस माइंस में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। 5%, 6%, 3%, 2%। क्या है इसका सही आंसर? ये भी तो डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन हम लोग कहाँ पढ़े हैं? रेगुलेशन 11 में। एमएमआर का रेगुलेशन 11 में क्लियरली लिखा गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में कितना मेंबर रहते हैं? 6 मेंबर रहते हैं। जो चीफ इंस्पेक्टर रहते हैं यानी कि जो डीजीएमएस है वो है चेयरमैन, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या होता है? एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है कि कोई एक आदमी फिक्स नहीं है, जो चीफ इंस्पेक्टर रहेगा वही चेयरमैन रहेगा, इसलिए एक्स ऑफिसियो शब्द यूज किया जाता है। ओके, और उनको वो तो हो गया चेयरमैन जो सीआईएम है, जो यानी कि जो डीजीएमएस है, उनको छोड़ के और 5 मेंबर रहते हैं। वो 5 मेंबर में से मिनिमम 3 मेंबर्स का कोई भी मेटलिफेरस माइंस में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 3 मेंबर्स। ओके, और जो बाकी 2 मेंबर रहे वो 2 मेंबर से मिनिमम 1 मेंबर किसी भी डिग्री लेवल का किसी भी माइनिंग इंस्टीट्यूट में डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग में प्रोफेसर होना चाहिए, यानी कि एजुकेशन में जुड़े रहना चाहिए, या फिर किसी माइनिंग रिसर्च में एंगेज्ड होना चाहिए, किसी भी एक मेंबर। जो 2 में से मिनिमम 1 मेंबर। ओके, तो टोटल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना मेंबर का रहना चाहिए बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का? 3। ओके, तो इसके हिसाब से इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, 3 में पर्सन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंक्लिनेशन ऑफ फुटपाथ फॉर कैरिंग लोड एक्सीड 15 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हाइट ऑफ स्टेप शुड नॉट एक्सीड डैश 1 मीटर, 0.5 मीटर, 0.2 मीटर, 0.3 मीटर।
कितना होगा इसका आंसर, कितना होगा? पहले तो बताइए कि ये चीज़ आप पढ़े कहाँ है। जैसे मैं बोला कि कोई भी क्वेश्चन आंसर देने से पहले आपका दिमाग में ये आना चाहिए कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से। ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गया, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये चीज़ आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? रेगुलेशन नंबर 118 में। रेगुलेशन MMR 1961 का बात कर रहा हूँ। रेगुलेशन 118 में जनरल प्रिकॉशंस लिखा गया है। बहुत सारे चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा, लेकिन पर्टिकुलरली इसी टॉपिक के बारे में अगर बात करें तो फुटपाथ का मिनिमम विड्थ होना चाहिए 1.5 मीटर, जिसमें कोई लोड कैरी करके नहीं किया जाता है। ओके, और जिस फुटपाथ में लोड कैरी करके लेने का प्रोविज़न है उसका मिनिमम विड्थ 1 मीटर होना चाहिए। ओके, और उसका इंक्लिनेशन फुटपाथ का अगर 15 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा होता है तो स्टेप्स प्रोवाइड करेंगे, वर्टिकल हाइट वाला स्टेप्स प्रोवाइड करेंगे, जिसका कि हाइट 0.2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसका जो डिस्टेंस फ्रॉम एज टू बैक 0.35 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब प्रोविजंस आपको रेगुलेशन 118 में मिलेगा। ओके, तो इसी के हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? 0.2 मीटर। ओके, अगर फुटपाथ का इंक्लिनेशन जिसमें कि लोड कैरी करने का प्रोविजन है उस फुटपाथ का बात कर रहा हूँ, अगर उसका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वर्टिकल हाइट ऑफ स्टेप्स शुड नॉट एक्सीड 0.2 मीटर। ओके, रेगुलेशन 118 देखिए। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ रेगुलेशन 118। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The quantity of visible light that is emitted in unit time per solid angle is called dash. Illuminance, luminous flux, luminous intensity, luminance. क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है लुमिनस इंटेंसिटी। अरे दोस्तों, ये सब जो चार नोमेनक्लेचर अभी हम लोग पढ़े, इल्यूमिनेंस, लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनेंस, इसके बारे में आपका फंडामेंटल क्लियर है कि नहीं? इसके बारे में आपको एक फंडामेंटल क्लियर करने के लिए शॉर्टली समझा देता हूँ दोस्तों। किसी भी लाइट सोर्स के बारे में सोचिए। किसी भी लाइट सोर्स, मान लीजिए आपके घर में एक बार लाइट लग रहा है, बार लाइट, मान लीजिए एक LED लाइट जल रहा है, उसके अंदर कुछ एनर्जी होगा, इसीलिए तो एनर्जी से आपको लाइट मिल रहा है ना, लाइट तो एक एनर्जी है ना, तो उसी के अंदर कुछ परसीव्ड एनर्जी होगा कि नहीं? परसीव्ड एनर्जी यानी कि उसका अंदर खुद उसका कुछ एनर्जी होगा जिसके लिए आपको लाइट मिल रहा है। उसी एनर्जी को बोला जाता है लुमिनस एनर्जी। बात यहाँ से शुरू होता है, अच्छे से समझिए चीज़ों को। एक लाइट सोर्स के अंदर, लाइट सोर्स का मतलब मान लीजिए एक LED बल्ब, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, उसके अंदर कुछ एनर्जी होगा। अगर नहीं होगा तो फिर आपको लाइट कैसे मिल रहा है? लाइट तो खुद एक एनर्जी है, कुछ तो एनर्जी होगा ना, इसीलिए आपको वो लाइट दे पा रहा है। जितना एनर्जी उसके अंदर है, जो भी एनर्जी है, उस एनर्जी को बोलते हैं लुमिनस एनर्जी। ओके, दूसरा चीज़ ये हो गया पहला। सेकेंड चीज़, 1 सेकेंड में जितना लुमिनस एनर्जी उस लाइट सोर्स से निकलता है, यानी कि उसका अंदर कुछ एनर्जी है जिसके वजह से वो हमको लाइट दे रहा है, तो पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना एनर्जी उस लाइट सोर्स से निकल रहा है उसको बोलते हैं लुमिनस फ्लक्स, यानी कि, और फिर लुमिनस फ्लक्स या फिर लुमिनस पावर। लुमिनस पावर और लुमिनस फ्लक्स एक ही चीज़ है। उसका डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय ए लाइट सोर्स पर यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में जितना एनर्जी उस लाइट सोर्स से निकल रहा है उसको बोलते हैं लुमिनस फ्लक्स या फिर लुमिनस पावर। ओके, तीसरा चीज़, 1 सेकेंड में तो निकला जिसको कि हम लुमिनस फ्लक्स बोल रहे हैं। 1 स्क्वायर मीटर एरिया में पर सेकेंड जितना लाइट्स गिर रहा है उसको बोलते हैं इल्यूमिनेंस। नहीं समझे? लुमिनस फ्लक्स, सबसे पहले मैं क्या बोला? लुमिनस एनर्जी। लुमिनस एनर्जी क्या है कि एक लाइट सोर्स के अंदर जो परसीव्ड एनर्जी है वो हो गया लुमिनस एनर्जी। ओके, सेकेंड चीज़ कि 1 सेकेंड में जितना एनर्जी लाइट सोर्स से निकल रहा है
उसको बोलते हैं लुमिनस फ्लक्स या फिर लुमिनस पावर। इसका यूनिट है कैंडेला, सॉरी उसका यूनिट है लुमेन, सॉरी गलत हो गया, उसका यूनिट है लुमेन। तीसरा चीज़ क्या मैं बोला, लुमिनस इल्यूमिनेंस क्या है कि एक सेकेंड में 1 स्क्वायर मीटर एरिया में जितना लाइट गिर रहा है उसको बोलते हैं इल्यूमिनेंस, जिसका कि यूनिट क्या हुआ, लुमेन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि लुमेन क्या है कि 1 सेकेंड में कितना एनर्जी निकल रहा है लाइट सोर्स से, उसको बोलते हैं लुमिनस पावर, जिसका यूनिट है लुमेन। पर अभी मैं क्या बोला कि 1 सेकेंड में 1 स्क्वायर मीटर एरिया में कितना लाइट गिर रहा है उसको बोलते हैं इल्यूमिनेंस, जिसका यूनिट क्या होगा, लुमेन पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि और एक नाम है लक्स बोलते हैं। हम लोग जो बोलते हैं ना इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना वर्टिकल, इतना लक्स वर्टिकल, इतना लक्स हॉरिजॉन्टल। लक्स क्या है, लुमेन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया इल्यूमिनेंस। 3 डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। पहले में क्या बोला कि लुमिनस एनर्जी क्या है, परसीव्ड एनर्जी जो है, जितना एनर्जी उसके अंदर है लाइट सोर्स के अंदर, लुमिनस एनर्जी। सेकंड क्या बोला, लुमिनस फ्लक्स या फिर लुमिनस पावर। क्या बोला, 1 सेकेंड में जितना एनर्जी निकल रहा है उस लाइट सोर्स से उसको बोलते हैं लुमिनस फ्लक्स, या लुमिनस फ्लक्स भी बोल सकते हैं, लुमिनस पावर भी बोल सकते हैं, उसका यूनिट है लुमेन। तीसरा में क्या बोला, इल्यूमिनेंस क्या है कि 1 सेकेंड में 1 स्क्वायर मीटर एरिया में जितना लाइट गिर रहा है, तो इसका यूनिट क्या है, लुमेन पर मीटर स्क्वायर। इसका और एक नाम भी है लॉक्स, जिसको हम लोग इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड में बार बार पढ़े हुए हैं। लॉक्स का मतलब समझ में आया कि लुमेन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि ठीक है कि इतना लाइट गिर रहा है, अभी क्या बोल रहा है कि यूनिट टाइम में जितना विजिबल लाइट निकल रहा है उस लाइट सोर्स से उसको बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, जो कि यही क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ विजिबल लाइट का यानी कि क्या हुआ, जैसे मान लीजिए दोस्तों कि एक कैंडल जल रहा है, आप कैंडल घर में लगाते हैं ना दिवाली के मौके पर, मान लीजिए कैंडल लगाए तो देखेंगे आप कैंडल के आसपास एरिया जितना लाइट होता है, जितना थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस जाएगा फिर लाइट कम फिर अंधेरा का साथ मिल जाता है, ऐसा होता है ना। पूरा करीब जो एरिया होता है कैंडल का बहुत लाइट होता है, फिर थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा डिस्टेंस में जाएंगे, थोड़ा कम लाइट, फिर थोड़ा कम लाइट, ऐसे करके अंधेरा हो जाता है। यानी कि एक लाइट सोर्स से जितना लाइट निकलता है सब विजिबल नहीं होता है। तो अभी हम क्या बोले कि एक यूनिट टाइम में यानी कि 1 सेकेंड में जितना विजिबल लाइट उस लाइट सोर्स से एमिट होता है उसको बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट बोलते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया में एक यूनिट टाइम में जितना विजिबल लाइट गिरता है उसको बोलते हैं लुमिनेंस। ओके, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला और लुमिनेंस का यूनिट है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, सारे डेफिनेशंस आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत सिंपल चीज़ है, हमको सिर्फ सिक्वेंशियली समझेंगे तो समझ जाएंगे। कभी इल्यूमिनेंस पढ़ेंगे, कभी लुमिनस इंटेंसिटी पढ़ेंगे तो सिर्फ रट्टा मारेंगे और समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, एक सिस्टम से मैं बोल दे रहा हूँ सिक्वेंशियली। पहला आ गया लुमिनस एनर्जी, दूसरा हो गया लुमिनस फ्लक्स या फिर लुमिनस पावर, तीसरा हो गया इल्यूमिनेंस, चौथा है लुमिनस इंटेंसिटी, पांचवा हो गया लुमिनेंस। तो इल्यूमिनेंस अलग चीज़ है, लुमिनेंस अलग चीज़ है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देखिए, सारे डेफिनेशंस को मैं अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन ज़रूर हुआ है और इस तरीके से जितना भी प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है इम्पोर्टेंट वाले, इसको मैं हर दिन आपको पास ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपका कोई डाउट हो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत दिन नहीं है, कुछ डाउट हो तो हम मेरे को कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे पास भेज सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।